So, good evening, all of you. My name is Prashant, and today we will start with UPSC previous year question papers. Okay, so this class will be in both the languages, Hindi and as well as in English. Okay, in this class, we are dealing offline students as well, so you may face some inconvenience. So, stay with it. Okay, so let's start with the first question. Okay, so it is the question paper of 2022. It's question paper of 2022 prelims. Okay, and in this class we are only dealing with geography questions. आज हम क्या करेंगे, सिर्फ geography के questions करेंगे 2022 के. ठीक है, बाकी questions क्या है, अलग अलग टीचर्स के रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 2022 के. 2022 में क्या है, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, 12 क्वेश्चंस किससे आए थे, डायरेक्टली ज्योग्राफी से आए थे. बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किससे रिलेटेड है, ये यू में कम. ओके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप क्या है, किससे, जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं या जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के क्वेश्चंस हैं वो आप क्या है, इजीली अगर ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत कनेक्ट करोगे तो सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने एनवायरनमेंट के भी इंक्लूड किए हैं. ठीक है, जो क्या है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है ज्योग्राफी की तो आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो 2022 का पेपर है ये. मेरा नाम प्रशांत है, आई एम GRF क्वालिफाइड. ठीक है, इन 2022. चलो ज्योग्राफी डिस्कस करते हैं पहले. तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये मतलब ये पूरा नॉर्मल पेपर है. ठीक है, अब हम इसमें ढूंढना है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शायद 21 था. हाँ, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो ज्योग्राफी का है वो है ये 21st क्वेश्चन. ठीक है, 21st क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार आप लोग पढ़ लो. जो हिंदी में है वो हिंदी में, जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में. ठीक है, क्या कह रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है बताओ, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, या फिर इसमें देखो, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भावी स्रोत है. अब हिंदी में तो समझ में आ गया होगा. हाँ, जो मानव द्वारा यानी जो ह्यूमंस करते हैं उन्हें एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं. ठीक है, जैसे एंथ्रोपोजेनिक लैंडफॉर्म्स, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, आगे पढ़ोगे. ठीक है, तो अब पढ़ो क्वेश्चन. को समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताओ. हिंदी में, इंग्लिश में कर दूं क्या. एनी क्लू, कम ऑन यार. निम्नलिखित फसलों में से कौन सा, मीथेन और नाइट्रोजन पता है या उसमें भी हवा है. ठीक है, मीथेन और नाइट्रोजन पता है क्या होते हैं, मिथेन और नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड्स. ये क्या है, गैसेज हैं. बट इनका नाम तुमने कहाँ सुना है, मोस्टली कहाँ सुना है. हाँ, CFC ये गैसेज हैं ये. ठीक है, कार्बन गैसेज हैं जो क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो ये हम तुमने कहाँ पढ़ा होगा, पॉल्यूशन वगैरह में पढ़ा होगा, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है. अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो पढ़ा होगा, वरना एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा. ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन किसकी वजह से ज्यादा होता है. तो याद रखना, हमेशा राइस की वजह से ज्यादा होता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब राइस की, जब धान, ये कहा गया था क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन बताता हूं मैं क्या कह रहा था. क्वेश्चन कह रहा था कि नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन किस वजह से निकलती है, कौन से मानव कार्य की वजह से निकलती है. ठीक है, ये था क्वेश्चन. अब देखो इसमें ऑप्शन क्या है, क्या कपास उगाने की वजह से निकलती है, क्या राइस उगाने की वजह से निकलती है, शुगर केन उगाने की वजह से, या वीट उगाने की वजह से. तो हमेशा याद रखना राइस उगाने की वजह से. और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन उस टाइम थोड़ा चर्चा में था क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, ये दलील दे रहे थे कि जो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, एमिशन कर रही है. किसका, मीथेन का. क्योंकि याद रखना मीथेन वर्ल्ड वाइड 11% मीथेन वर्ल्ड वाइड जो मैन मेड है. एक तो नेचुरल मीथेन होती है, पहले समझो मीथेन क्या होती है. मीथेन वो गैस होती है जो किसी भी चीज के सड़ने से पैदा होती है. सिंपल भाषा में समझ में आया.
अब कोई चीज सड़ती है तभी मीथेन निकलती है। तो नेचुरली जब मीथेन निकलती है वो किनसे निकलती है? दलदल वाली जगहों से निकलती है, वेटलैंड से निकलती है। बट याद रखना, जब चावल उगाया जाता है तो चावल उगाते किस में है? कीचड़ करते हैं ना, दलदल टाइप बनाते हैं आर्टिफिशियल। तो उससे क्या होगा? हम आर्टिफिशियली किसी चीज को सड़ा रहे हैं ना। तो आर्टिफिशियली जब कोई रूट सड़ेगी, कोई चीज अगर पानी में डूबी रहेगी तो उसमें से मीथेन निकलेगी। इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। और इस क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज क्या है, एशिया में ज्यादातर कंट्रीज क्या है? चावल प्रोड्यूस करती हैं और चावल पे ही जिंदा रहती हैं। जैसे कि दो इंपॉर्टेंट सबसे कंट्री कौन सी है? इंडिया और चाइना। और वो क्या कर रही हैं? सबसे ज्यादा चावल प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो सबसे ज्यादा क्या कर रही हैं? मीथेन भी प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है। तो वैसे तुम लोग कर सकते थे, बट ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक क्लियर नहीं है तुम्हारे, वरना ये सिंपल क्वेश्चन ही है। ठीक है, इतना समझ में आया या ऊपर से गया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तो भूल भी गया कौन कौन से क्वेश्चन थे। हाँ, अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट ये सच में हार्ड है। ठीक है, और ये तुम तब पढ़ोगे जब तुम थोड़ा एडवांस में जाके ज्योग्राफी को पढ़ते हो। तो हिंदी में कर दूं, इंग्लिश में कर दूं? ओके। जब तुमने कभी एडवांस में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तब तुम इस चीज को पढ़ोगे। ये मिनरल्स वाले से है। जब 11th क्लास में मिनरल वाला चैप्टर पढ़ा था या फिर ऐसे ही रट लिया था? नहीं, 11th की ज्योग्राफी में है मिनरल्स। चलो चलो पढ़ो क्वेश्चन। मोनाजाइट पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? अरे बताओ यार, पता है तो बताओ, नहीं बताया तो बताओ। नहीं पता तो फिर पढ़ क्यों रहे हो जब से? ठीक है, चलो देखो सिंपली हैंडल करेंगे। मोनाजाइट क्या होता है? एक वो मिनरल होता है, ये हैवी मिनरल्स की कैटेगरी में आता है, जो क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में हेल्प करता है ये, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है। सिंपल, इसीलिए तुमने नहीं सुना है। ठीक है, थोरियम, यूरेनियम ये सब सुना है? हाँ, यूरेनियम थोरियम सुना है। ये उसी की कैटेगरी का एक मिनरल है। ठीक है, मिनरल्स की कैटेगरीज होती हैं जैसे फेरस, नॉन फेरस। ठीक है, ये आयरन वाले मिनरल या नॉन आयरन वाले मिनरल होते हैं ना, ऐसे टाइप्स। उन्हीं की टाइप्स में ये हैवी मैटर्स माने जाते हैं, जिनसे क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी निकाली जाती है। समझ में आया? तो उसमें ये सब मिनरल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा जा रहा है? मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। यार एक तो हिंदी इतनी खतरनाक है। ठीक है, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स। ठीक है, रेयर अर्थ्स में कंफ्यूज मत होना। रेयर अर्थ क्या है? एक क्लास है जिसके अंदर सारे हैवी मिनरल्स आते हैं। ठीक है, इसमें जब हम मिनरल वाला चैप्टर करेंगे तो हम डिटेल से करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे थोरियम, यूरेनियम, ये सब चीज़ों के साथ साथ मोनाजाइट भी आता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है कि मोनाजाइट क्या है? एक सोर्स ऑफ रेयर अर्थ या सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल। इतना समझ में आया? ठीक है, हाँ बोलो यार। ठीक है, मोनाजाइट कंटेन थोरियम। ठीक है, इसी के अंदर थोरियम भी मिलता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखो, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, दो पार्ट में इसे डिवाइड करके पढ़ो। ठीक है, मोनाजाइट अकर नेचुरली, यहां तक एक स्टेटमेंट है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इन द एंटायर कॉन्टिनेंट इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। अब देखो मोनाजाइट जो भी होता है ना, या जो हैवी मैटर्स होते हैं, वो याद रखना सैंड के फॉर्म में मिलते हैं और कोस्टल बाउंड्री पे मिलते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस लाइन में पहली स्टेटमेंट गलत है या दूसरी स्टेटमेंट गलत है? मोनाजाइट अकर नेचुरली, ये बात गलत है, या मोनाजाइट पूरे इंडियन कोस्ट पे मिलता है, ये बात गलत है? देखो दूसरे वाला गलत है, क्योंकि देखो ये तो नेचुरली है, बनाया तो जाएगा नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज हमेशा याद रखना, जब भी क्या है एक बहुत बड़ी चीज को जनरलाइज किया जाता है ना, तो वो हमेशा बात गलत हो जाती है। जनरलाइज का मतलब समझ रहे हो? अगर ये कह दिया जाए कि हर जगह मिलता है, सब में उपस्थित होता है, हर बंदा यही करता है, तो जनरली कभी कभी वो बात गलत हो जाती है। जैसे अगर आप कहोगे कि राजस्थान में सारे गरीब हैं,
सारे तो गरीब नहीं होंगे, है ना कोई तो समझदार होगा। बिहार में सारे लोग इलिटरेट हैं, जब सारे को इंक्लूड कर दोगे तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत ही हो जाती है। समझ में आई बात, कुछ पल्ले पड़ा? ठीक है। जैसे कहो कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खराब हैं, ठीक है, हम तो खुद पढ़ेंगे, तो जनरलाइजेशन हमेशा गलत होती है। ये बात समझ में आई कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो सेकंड पोर्शन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनोजाइट। ठीक है, अब देखो ये बात तो ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि यार अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट मिनरल है जो न्यूक्लियर फ्यूजन को एनर्जी देता है, तो वो हर कोई तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इवन आप कोयला नहीं कर सकते प्राइवेटली। ठीक है, तो इतनी बड़े बड़े मिनरल्स की तो बात ही अलग है। तो ये स्टेटमेंट सही होगी। समझ में आया? इनमें ये पूछा था कि सही कौन सी है, तो एक सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, चौथी भी सही है, तो 1, 2 एंड 4 सही है। ठीक है, समझ में आया? मैप इंक्लूडेड है? लेट मी सी, लेट मी सी। भाई साहब बहुत बड़ा ही पीडीएफ है तो। चलो और क्या है? मैम, मैम एक वाइट शीट होगी वहां पे, वाइट पेपर। चलो इसमें भी नहीं है। कोल्ड सर्फे क्वांटम्स, ज्योग्राफी का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं हम, रुको मिलेंगे। कहाँ गए? एशियन, हाँ चलो। वैसे तो बीच में और भी क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के, अभी मिल नहीं रहे। ठीक है, अभी ये वाला मिला है, तो पहले ये वाला देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी मॉडरेट कह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? अप्लाइड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप क्या है इजीली फैक्ट देख के बता सकते हो। ये क्या है? एक अप्लाइड क्वेश्चन है। इंग्लिश में कर दूं? इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ 81। इंग्लिश में कर दूं? पढ़ो फिर, एक बार हिंदी में पढ़ो, एक बार इंग्लिश में पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, उच्च मेद मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। ये बात समझ में आई? मैम देखो वहीं पे कहीं होगी, वाइट पेपर है, पेपर वाइट पेपर क्या हुआ? देखो चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आया? क्या कह रहा है बताओ? और हाँ, फिर फिर इंस्टाग्राम पे रील बनती है ना? तो वो सब छोड़ो, बताओ क्या समझ में आया? नहीं आया? चलो इंग्लिश में करता हूँ। हाँ सॉरी, आधे बच्चे इंग्लिश में, चलो पढ़ो इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ो। जल्दी पढ़ो, क्या कह रहा है? हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ सही है या गलत है? जल्दी जल्दी बताओ। सही है तुम्हारा? सही है तुम्हारा? सही है तुम्हारा? दुविधा? चलो, तुम भी दुविधा में हो? हैं? यस सर। सर जो पेपर था नहीं, मेरे बैग में होगा सर। देखो कौन कह रहा है सही, कौन कह रहा है गलत, और तुम्हारा क्या है? गलत। ठीक है चलो,
इनका गलत है, बाकी सबका सही है। पहले मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, तब मैं बताऊंगा सही है या गलत है। उन्होंने तो बता दिया अपना इंस्टाग्राम, और तुम लोग बताओ। हम्म, ठीक है, वापस चली गई। बाय बाय कर दो उसका। और कोई है? अब तुम बताओ भाई। हाँ, हाई क्लाउड्स हैं। हम्म। हम्म, वो कूल हो जाता है। थैंक यू सर। चलो, कम से कम किसी एक बंदे को तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो एक्चुअली उसे समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ज्योग्राफी से आया है। ठीक है, चलो। बाकी इंस्टाग्राम वाले रील भूल जाएं, और तुम तुक्का मारना भूल जाओ। ठीक है, अब देखो। जो आपकी प्रायर नॉलेज होती है ना, जो आप पहले से पढ़ के आते हो, वो आप है ना कहीं जबरदस्ती क्वेश्चन पे थोपने की कोशिश करते हो। मानते हो या नहीं मानते? ठीक है, अब देखो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं पता तो जबरदस्ती उस पर अपनी प्रायर नॉलेज थोप के उसे गलत नहीं करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक्चुअली में कह क्या रहा था। पहली चीज क्या है? हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स, तो क्लाउड्स में भी क्या होती हैं? हाइट वेरिएशन होती हैं। कुछ क्लाउड्स लो लैटिट्यूड पे और लो ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं, कुछ हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं। लो में कौन कौन से मिलते हैं बताओ भाई? तुम्हारा तो कोर्स वर्क है, तुम तो बोलना है साथ साथ। निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। और हाई पे क्या मिलते हैं? सीरस क्लाउड्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है? क्लाउड के नाम है। कभी देखा है तुमने आसमान की तरफ ऐसे पतले पतले शाइनी क्लाउड्स दिखते हैं? पतले पतले, ऐसा लगता है कोई कभी रॉकेट जाता हुआ देखा है आसमान में, उसके पीछे व्हाइट लाइन दिखती है, वो सीरस क्लाउड्स होते हैं। बट वो बनते आर्टिफिशियली हैं, कभी कभी नेचुरली भी दिखते हैं। हाँ, वो फ्यूल का होता है, बट वो फ्यूल से, वही तो कह रहा हूँ, आर्टिफिशियल क्लाउड बने हैं वो रॉकेट वाला एग्जांपल दिया क्योंकि तुमने नेचुरल कभी देखा नहीं है। ठीक है, हाँ, वही बिल्कुल बारीक होता है ना, वो नेचुरल सीरस क्लाउड्स हैं। वो क्या होते हैं? बिल्कुल ठंडे क्लाउड होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे तापमान गिरेगा। ठीक है, और जितना ऊपर जाओगे तो ये तापमान माइनस में पहुंच जाता है, इसीलिए ये क्लाउड क्या है? बिल्कुल ऐसे रेशे रेशेदार होते हैं और जमे हुए क्लाउड होते हैं ये। ठीक है, इसलिए शाइनी दिखते हैं। अब क्योंकि ये बहुत पतले क्लाउड होते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते सोलर रेडिएशन को। ठीक है, रिफ्लेक्ट तो तब होगी ना जब वो पड़ के वापस जाएगी। अब ये इतने पतले पतले होते हैं कि ये ज्यादा वाह रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। अब जब ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे तो सारी रेस कहाँ आएगी? सारी रेस अर्थ पे आ जाएगी ना। जैसे ये अर्थ है, क्या कह रहा है कि सोलर रेडिएशन आ रही है, सन की किरणें आ रही हैं, धूप आ रही है। हाँ, हाँ, नहीं, वो बाद का कॉन्सेप्ट है, वो भी सेकंड में अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो पतले पतले क्लाउड होते हैं भाई, तो वो पतले पतले क्लाउड क्या है? इसको रोक नहीं पाते हैं, और सारी इंसोलेशन, धूप की किरणें कहाँ आ जाती है? जमीन पे। धूप की किरणें जमीन पे आ जाती है तो गर्मी लगती है। ठीक है, तो अर्थ गर्म हो जाता है, ना कि ठंडा। पहली स्टेटमेंट कह रही थी कि वो क्लाउड रोक लेते हैं और अर्थ को ठंडा करते हैं, बट ऐसा है नहीं, वो रोकते ही नहीं है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? गलत, क्योंकि वो पतले पतले होते हैं, रोक नहीं पाते और अर्थ को ठंडा नहीं कर पाते, बल्कि गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो अपोजिट ही हो जाएगी ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है? लो क्लाउड्स हैव हाई एब्सॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर से जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, डोंट इवन ट्राई, नहीं मतलब ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कोई प्रायर ना, क्योंकि ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कोई हल्के में लेने की चीज है नहीं कि भाई तुम आए घर से चने चबा के और तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे हमें क्या फेस करना है। अभी देखो, अभी तुम्हारे तुक्के भी उल्टे सीधे लग रहे हैं, पर जब हम क्लास क्लियर करेंगे ना, क्लास पढ़ेंगे, तब तुम्हें एक्चुअल फर्क दिखेगा कि मैं पहले जो सोच रही थी इस चीज को लेके, अब मेरी सोच में कितना फर्क है। क्योंकि अब मेरे पास क्या है? कोई नॉलेज है, कोई बेसिक लिंक है जिसके बेस पे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ। समझ में आई या नहीं? यही डिफरेंस होता है
कि आप पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, यही क्वेश्चन पेपर हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर तुम देखना, वैसे रट मत लेना, फिर तुम देखना कि तुम्हें वो क्या है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है कुछ बेसिक नॉलेज होगी उससे पीछे की। इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जब तुमने कुछ नहीं पढ़ा, फिर हम क्वेश्चन पेपर कब करेंगे, जब तुमने सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट बता देता हूँ, इतना मत्था नहीं लगाना। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लो लेवल के, जो हाइट में नीचे के क्लाउड होते हैं ना, जैसे ये जमीन है, ये पहाड़ है, ये मेरा घर है, ठीक है, इसके नीचे आसपास जो बादल है ना वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि देखो सैंड पार्टिकल भी जमीन के पास ही ज़्यादा मिलते हैं, और पानी भी जितना है वो जमीन से सिर्फ 90% जो पानी के वो है ना भाप, जैसे भाप कहते हैं वाटर वेपर, वो सिर्फ 5 किलोमीटर के नीचे ही है। उसके बाद क्या है, आसमान पूरा खाली खाली है। इसलिए जो बड़े बड़े बादल हैं वो कहाँ बनते हैं, जमीन के ज्यादा पास बनते हैं, ठीक है। ज्यादा पास बनते हैं तो क्या करते हैं, ये जो रिफ्लेक्शन वाली रेज है जो इधर से आ रही है ना, इनको क्या करते हैं, ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं तो जमीन पे कम धूप की किरणें आती हैं, कम धूप की किरणें आएंगी तो जमीन ठंडी रहेगी, ठीक है, समझ में आया। और हाई ऑल्टीट्यूड पे जो क्लाउड होते हैं वो पतले पतले होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो सन की रेस आती है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती और सारी की सारी कहाँ पहुंच जाती है, जमीन पे, और जमीन को गर्म करती है। ये दो स्टेटमेंट बोल रही थी, ठीक है, ये सही चीज है, बट ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, हाँ अपोजिट बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आया इतना कुछ या ऊपर से गया? चलो ठीक है, समझ में आया तो बढ़िया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, और भी कोई क्वेश्चन है क्या? चलो 100 पे है एक। अब देखो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही ईजी है, और ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को आना भी चाहिए, ठीक है। बस हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन 6ठी क्लास का है, ठीक है। और जिसने नहीं बताया ना ये बिल्कुल मतलब, चलो जल्दी बताओ। आठवीं क्लास की बुक पढ़वाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ बिठा के। चलो भाई तुम लोग बताओ। तुम्हारा सुन लिया मैंने, ठीक है। हाँ भाई इंस्टाग्राम, कोई लॉजिक है? हाँ नहीं तुम्हारा वही लॉजिक, चलो जल्दी बताओ, टाइम पास मत करो, डिस्कस मत करो, वहां तुम अकेले ही बैठे होगे एग्जाम में। अरे सिंपल सी बात क्या कह रहा है, सिंपल इंग्लिश में करूँ हिंदी में समझ में आ रहा है? ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या है, तुम लोगों का सबका, इन्होंने तो दे दिया, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग सेकंड है, बाकियों के अकॉर्डिंग बताओ। तुम्हारा भी दूसरा है, ठीक है। बाकी गाड़ी बोलो भाई, फोर्थ, ठीक है। ओ ओनली 4, ओके। अरे बोल दो कुछ भी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो फाइनली जो हमारा 2 है वो सही आंसर है, ठीक है। और तुम्हारा 4 सल्फर डाइऑक्साइड, देखो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब क्वेश्चन में एक और ऑप्शन है जो होता है, तो तुम सिर्फ एक को थोड़ी लगाओगे, नाइट्रस ऑक्साइड्स भी होता है, ठीक है। ओजोन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में बादल नहीं बनते, ठीक है। जैसे ये ट्रोपोस्फीयर, इसके ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ओजोन बनती है, लेकिन बादल कहाँ है, इसके नीचे ही बनते हैं। जब ये 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर कंसिडर की जाती है, जब बादल ही इसके नीचे बनते हैं तो ये कैसे आएगा? बट याद रखना ओजोन नीचे भी मिलती है, ऐसा नहीं है, ओजोन नीचे भी मिलती है, ठीक है।
वो कंडीशन होती है पॉल्यूटेंट की कंडीशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ओजोन क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेंट का काम करते हैं यूवी रेज का, बट यहाँ पे क्या है, ये O3 जब नीचे आ जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। चलो तो ये 8वीं क्लास के क्वेश्चन में है। हाँ, तो अम्ल वर्षा क्या होती है ये बताओ। परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो तुम इसकी परसेंटेज मान लेते हैं कितनी है, 80% मान लो, और इसकी परसेंट 70 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 80 + 70 नहीं होगा और यहाँ बस 80 नहीं होगा। चलो और क्वेश्चन है, देखते हैं अभी, ठीक है। 85 क्वेश्चन भी है। चलो 85 क्वेश्चन क्या है, 85 क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने कभी पहले हैंडल नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है। फिर भी एक बार ट्राई करो, ठीक है। वैसे मुझे पता है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी एक बार हिंदी में कर देता हूँ, ठीक है। एक बार ट्राई करो, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में ज़्यादा इजी होता। समुद्र कानून पर संग्रहित राष्ट्रीय अभिसमय, विजिबल है ना इजीली। चलो पढ़ो। हाँ चलो इंग्लिश में चलते हैं, ठीक है, थोड़ी हेल्प होगी। चलो इंग्लिश में मैं भी लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं। अ कोस्टल स्टेट यानी कि वो सारे राज्य जो कहाँ मिलते हैं, कोस्ट पे, ठीक है, साथ साथ चलेंगे लाइन के। कोस्टल स्टेट यानी वो सारे स्टेट जो कोस्ट के आसपास मिलते हैं, ठीक है। हैज द राइट टू एस्टैब्लिश अ breadth of its territorial area seas up to a limit not exceeding 12 nautical miles। अब देखो nautical miles क्या होते हैं, पहले ये समझो क्या होती है nautical miles। हाँ, समुद्र की डेप्थ को नापने के लिए, समुद्र की गहराई को और डिस्टेंस नापने के लिए नॉटिकल माइल। जैसे किलोमीटर लैंड के लिए होता है ना, वैसे ही नॉटिकल माइल सी के लिए होता है, ठीक है, सिंपल बात है। तो यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स, और फैदम गहराई के लिए होता है, ठीक है, फैदम डेप्थ के लिए होता है, ठीक है। नॉटिकल माइल्स ऐसे है, ठीक है। नॉटिकल माइल्स यानी कि यहां से अगर 12 नॉटिकल माइल्स चलोगे ना, मतलब अगर किलोमीटर के हिसाब से लोगे तो यही वही 20 किलोमीटर के आसपास होता है ये, ठीक है। तो जब यहां से 20 किलोमीटर तक चलोगे तो वो क्या कह रहा है कि उसमें क्या है, बहुत सारे डिसीजंस लेने के अधिकार होते हैं, किसको, सी को, ठीक है। तक अभिसमय के अनुरूप स्थापित करने का अधिकार है, ठीक है, कुछ भी चीज करने का। उसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहले बता दिया मैंने, वैसे भी कुछ है नहीं, ठीक है। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हो। जैसे कि कोई स्टेट बताओ, MP, हाँ चारों तरफ से घिरा है ना, राजस्थान मान लो वो भी घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखो कोई भी स्टेट हो, चाहे उसकी बाउंड्री हो कोस्ट की चाहे ना हो, वो क्या कर सकता है, इंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पासेज थ्रू द इंटर टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी होता है अंदर का सी, ठीक है, इंटरनेशनल सी आगे होता है, ठीक है। टेरिटोरियल सी मतलब जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। नहीं नहीं, ये वो वाला स्टेट नहीं है, ठीक है, वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में है स्टेट और रीजन, ठीक है। ये सिंपल यार, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, इंडिया के स्टेट बोले हैं, ठीक है, चलो ठीक है, चलो इधर आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं वो बात सही है तुम्हारी, बट फिर भी देखो तो क्या कह रहे हैं ये बात, ये कह रहा है कि कोई भी स्टेट अगर पीसफुली जाना चाहे
तो वो इन बाउंड्री से होता हुआ कहीं भी जा सकता है, चाहे उसके पास अपनी बाउंड्री हो या नहीं हो। आप ऐसा नहीं कह सकते एमपी वाले को, गुजरात वाले की भाई तुम हमारे कोस्ट से मत निकलो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोस्ट है तुम्हारे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये तो सिंपल स्टेटमेंट थी, ठीक है, कि कोई भी स्टेट क्या है दूसरे स्टेट्स को ऐसे मना नहीं कर सकता कि आप हमारे कोस्ट से मत जाओ, ठीक है। पीसफुली जा रहा है, लिखा है ना, पासेस थ्रू टेरिटोरियल सी, ये लिखा है एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, ठीक है, इनोसेंटली जा सकता आ सकता है, ये भी चीज सही है। अब देखो तीसरी चीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स वो हिस्से होते हैं जिनका क्या है राइट इंडिया के पास है, वहां पे माइनिंग करने का, वहां पे कोई भी इकोनॉमिक चीज मिल जाए, तो जैसे कि कल को सोना ही निकल आए, ठीक है, तो वो किसका होगा, फिर वो इंडिया का होगा। इंडिया वहाँ पे पोर्ट बना सकता है, कुछ भी नए खुद का टापू भी बना सकता है वहाँ पे अगर चाहे तो। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा सऊदी अरेबिया में वो कोकोनट ट्री बना है, ठीक है, कोकोनट आइलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से अभी देखो इसका एक मैप दिखाता हूँ मैं, ठीक है, इंक्लूड किया है मैंने, उससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैप कहाँ है, इसमें नहीं है मैप, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो ये है लैंड, लैंड से हम कहाँ जा रहे हैं धीरे धीरे वाटर की तरफ, ठीक है, इतना बात समझ में आई। ये लैंड है और ये ओशियन है, ठीक है, पिक्चर क्लियर है। थोड़ा कलरफुल कर देते हैं इसको, अब तो लग रहा पानी। चलो अब देखो, अब क्या कह रहा है कि लैंड से, ठीक है, अब देखो सारी लैंड बराबर तो होती नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया बिल्कुल ऐसे है, नहीं ना, कहीं से वो अंदर है और कहीं से वो थोड़ा बाहर है, ठीक है, तो उसका एक एवरेज निकाल लिया जाता है। ये बात समझ में आई, उसका एक एवरेज निकाल लिया जाता है, उसे कहते हैं हम बेस लाइन, ठीक है। जैसे यहां इसे मान लेते हैं हम बेस लाइन कि वहां पे ये बेस लाइन होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इस बेस लाइन से क्या है, अगर आप नापते हो 12 नॉटिकल माइल्स, तो 12 नॉटिकल माइल्स हमारा, ओ यहां से 200 नॉटिकल माइल हमारा क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, यानी इतनी लैंड पे, इतनी ओशियन क्या है इंडिया का है, उसके बाद ओशियन क्या हो जाएगा इंटरनेशनल या डीप सी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हर कंट्री का इतना इतना होता है, ठीक है। इसीलिए याद रखना श्रीलंका को हमेशा इंडिया के मैप के साथ दिखाया जाता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो ओशन बाउंड्री है ना वो एक दूसरे से टच करती हुई मिलती हैं, ठीक है। देखो पूरा मैप दिखेगा तुम्हें, ठीक है, ये जो हल्के ब्लू कलर का एरिया है ना ये बता रहा है कि यहाँ पे पानी कम है, ठीक है, और वो क्या है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और कौन सा वर्ड आया था इसके अंदर, टेरिटोरियल सी, ठीक है। टेरिटोरियल सी क्या होता है, जब आप बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक ही चलते हो ना तो वो क्या होता है हमारा टेरिटोरियल सी, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा 200 नॉटिकल माइल्स हमारा इंटरनेशनल, वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तुम लोगों ने वो देखिए चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस में जब वो बोट ले जाता है अपनी, तो वो पुलिस वाले उसको आके पकड़ लेते हैं शिप में। क्यों पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो गलती से श्रीलंका का ओशन में इंटरनेशनल बॉर्डर में आ जाता है, समझ में आया। इसी तरह बाउंड्रीज को कौन नापते हैं, नेवी वाले, और उनका ध्यान भी कौन रखता है, नेवी डिपार्टमेंट रखता है, ठीक है। ये ऐसे दिखती नहीं है बाउंड्री, इसीलिए तो पाकिस्तान वाले मछुआरे पकड़ लेते हैं इंडिया के और बाद में उन्हें कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, ये समझ में आया। टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स। और कोई वर्ड था इसमें, चलो अभी तक 2 ही वर्ड थे वरना 4 होते हैं ये, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब कोई और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाई क्लाउड्स हो गया, रिजर्वायर्स 62। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 62। अब देखो कितना टाइम हो गया, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर हम भी खत्म करेंगे, आई थिंक 1 घंटा हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों पर
निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ठीक है, 4 स्टेट पता है कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब क्या पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादन राज्य के रूप में जाने जाते हैं, यानी कितनों में तुमने कभी भी सुना है कि यहाँ चाय उगती है। ठीक है, बताओ। देखो, 2 चीजें तो क्लियर है, केरल और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चारों होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जो टी है, टी का तुमने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे कि उसे क्या होता है, एक स्लोप चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत जल्दी पानी पकड़ के सड़ जाती हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें कहाँ उगाना पड़ता है, स्लोप्स पे उगाना पड़ता है। ठीक है, तो स्लोप्स आपको हर जगह मिलेंगे। केरल में क्या है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एक माउंटेन रेंज है जो केरल से होता हुआ निकलता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी क्या है, ईस्टर्न घाट। जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में तो तुम्हें पता ही है हिमालय है। त्रिपुरा में भी क्या है, हिमालय का जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो आती है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसीलिए ये सारी जगहें किस लिए जानी जाती हैं, टी प्रोड्यूसिंग के लिए। ठीक है, चलो 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना वो थोड़ा ऐसे ही दिमाग लगा के भी आप करोगे तो कर लोगे। ठीक है, जैसे पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, इंग्लिश में कर दूंगा मैं, पहले एक बार हिंदी में पढ़ लो। ठीक है, पढ़ा या इंग्लिश में कर दूं? लो, क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, पढ़ो क्या है, ऑफ कल्टीवेशन इन विच alternate wetting and drying of rice field is practiced results in reducing sea requirement, reducing methane production, reducing electricity consumption. देखो मैं बताता हूँ, ये एक तरीका होता है राइस को, देखो पढ़ो, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? देखो इसमें आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, राइस को उगने में पानी भी बहुत लगता है, उससे मिथेन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, ये प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड कुछ। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया था कि भाई खेत जो चावल है उसको थोड़ा अच्छे से उगाओ। इसमें क्या था, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई। ठीक है, कभी पानी डालते थे, फिर एक वेट ड्राई पीरियड छोड़ते थे, फिर वेट करते थे। ठीक है, और इसमें क्या है, राइस इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है गुच्छम गुच्छा करना। ठीक है, या फिर ज्यादा करना। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी को बढ़ाना। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना वर्कआउट में इंटेंसिटी को बढ़ाओ मतलब कि वेट बढ़ाओ। ठीक है, इसी तरह रनिंग में इंटेंसिटी को मतलब बढ़ाओ मतलब कि तेज भागो। इसी तरह राइस प्रोडक्शन में इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन को बढ़ाओ। ठीक है, तो ज्यादा बीज लगाने पड़े, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने का सिस्टम। तो उसमें क्या किया गया था, इसके थ्रू एक चीज तो क्लियर है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन सीड रिक्वायरमेंट कम होगी। अब क्या है, आप कम बीजों के अंदर ही ज्यादा फसल प्राप्त कर सकते हो, पहली चीज ये थी। दूसरी ये चीज क्या थी कि मीथेन भी इससे कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि पूरा साल क्या है, जो धान की फसल है वो पानी में डूबी हुई नहीं रहेगी, ड्राई पीरियड्स भी होंगे उसमें। ठीक है, और तीसरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगी। ठीक है, क्योंकि पानी क्या है, आपको उतना नहीं डालना। ठीक है, तो आपकी तीनों चीजों से बचत होगी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या है, लोग बिना पढ़े लिखे अनसाइंटिफिक वे में पूरा साल क्या है उसको पानी डालते रहते थे। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे एक्सेसिव पानी डालते थे, जहां जरूरत नहीं है तब भी डाल दिया। ठीक है, या ज्यादा कीचड़ कर दी। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए एक अल्टरनेट सिस्टम था। जैसे कि राजस्थान वगैरह में भी तुमने देखा होगा, जब नहर योजना आई, इंदिरा गांधी नहर कैनाल योजना, तो बहुत सारे लोग क्या है, पानी ज्यादा अवेलेबल होने लग गया तो वो लोग क्या है, धान भी उगाने लग गए। बट कि धान वहां पे उगने लायक फसल नहीं है, बट क्योंकि पानी था इसलिए उगाने लग गए।
ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ी थी। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ये आया था। ठीक है, सीड रिक्वायरमेंट रिड्यूस होगा क्योंकि पहले देखो वो लोग क्या है, आप मान लो, ठीक है, जस्ट सपोज कि आपके पास क्या है, टमाटर है, तो आपको टमाटर अपने गमले में उगाना है। आपने क्या किया, टमाटर के बहुत सारे बीज ऐसे छिड़क दिए, ठीक है। अब क्या है, उस छोटे से गमले में बहुत सारे टमाटर के छोटे 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 पौधे निकल आए, जिसकी वजह से क्या है, इतना न्यूट्रिएंट ही नहीं है आपके छोटे से गमले में कि वो पूरे सारे उसको जब जितने भी टमाटर उनको ग्रो कर सके, है ना। जिसकी वजह से क्या है, वो टमाटर आपके कभी ग्रो भी नहीं हो पाएंगे और छोटे छोटे पौधे रहते रहते ही मरने लगेंगे, है ना। लेकिन अगर आप एक बीज लोगे, उसे एक सेपरेट पोट में अच्छे से उगाओगे, तो उसमें आपको ज्यादा फल मिलेंगे, मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो यही होता है, अगर आप बीजों को स्पेस के साथ अच्छे से लगाओ। जैसे पहले क्या होता था, जितना जगह मिली उतने में धान रोप दिया, ठीक है। ऐसे करने से क्या होता है, जो धान की कलियां है ना, वो खिलके उसको जगह नहीं मिलती गिरने की। देखा है, दाल की बालियां गिरती हैं, उन्हें गिरने की जगह ही नहीं मिलती, सूखने की जगह ही नहीं मिलती, उनके बीच से हवा ही नहीं जाती, ठीक है। एक प्रॉपर गैप होना चाहिए ना दो बारियों के बीच में, ताकि हवा जाए, ठीक है, थोड़ा खेत में ऑक्सीजन सप्लाई आती रहे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, बीज वो ज्यादा लगा देते थे जबरदस्ती, जितने ढूंढ दिए सारे जितने बीज मिले, क्योंकि उन्हें लगता था ज्यादा बीज लगाएंगे ज्यादा उत्पादन होगा, ठीक है, जो ऑब्वियस सोच होती है लोगों की। बट बाद में साइंटिफिकली क्या प्रूव किया गया कि आप इतने इतने स्पेस पे सिर्फ इतने ही बीज लगाओ, उनके बीच में हवा जाने दो, उनकी बालियों को खिलने का टाइम दो, ठीक है, जिससे क्या है, सिर्फ कम बीज में ही आप ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। समझ में आई बात। जैसे कि आप घर में खाने का एग्जाम्पल ले लो, सारे मसाले डाल देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब्जी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ क्या है, कम मसाले में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। चलो, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस क्या है, ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, वो हम क्या है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लीव इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर इट।